सिर्फ 12 घंटे के अंदर में 900 से ज्यादा एयर स्ट्राइक किए गए थे। अब एक देश का सबसे पावरफुल लीडर एक ही रात में खत्म कर दिया जाता है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की वजह से ही जो है आज पूरी दुनिया पर तेल का खतरा मंडरा रहा है। ये अमेरिका और ईरान का जो ये वॉर है दुनिया का सबसे बड़ा डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट बनता जा रहा है। देखिए, हर वार के पीछे में जो है एक कहानी होती है, लेकिन हर कहानी जो है नफरत से शुरू नहीं होती है और कभी कभी जो है ये सब शुरू हो जाती है एक दोस्ती से। और अमेरिका और ईरान जो है हमेशा से दुश्मन नहीं थे। 1950 में ईरान जो है वो अमेरिका का एक बहुत मजबूत अलाय था और दोनों देशों के बीच में मजबूत डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक रिलेशन थे। लेकिन 1953 में सब कुछ जो है बदल गया और एक कवर्ट ऑपरेशन के जरिए जो है ईरान की पूरी गवर्नमेंट को गिरा दी गई थी और इसी डिसीजन ने ईरान के लोगों के दिल में जो है अमेरिका के खिलाफ में नफरत में भर दिया था। और फिर आता है साल 1979, एक रिवॉल्यूशन जिसने कि ईरान की पूरी आइडेंटिटी बदल दी थी। इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद में ईरान एक नया देश बन गया और लेकिन सबसे बड़ा जो शॉक है तब लगा था जब अमेरिका के एम्बेसी के लोगों को हॉस्टेज बना लिया गया था और पूरे 444 दिनों तक पूरी दुनिया जो है इस क्राइसिस को देखती रही थी और यहीं से शुरू हुआ था डिस्ट्रस्ट, जो कि धीरे धीरे बढ़ता गया और आज जो है वॉर में बदल चुका है। और बात आती है दुनिया के सबसे डेंजरस टॉपिक यानी कि न्यूक्लियर वेपन की। अब यहाँ पर ईरान का कहना है कि वो जो है पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहे हैं, लेकिन अमेरिका का कहना था कि ईरान जो है सीक्रेटली न्यूक्लियर बम बना रहा है। पर ग्राउंड रियलिटी क्या है ये किसी को भी नहीं पता और न ही इसके बारे में एग्जैक्टली कोई बता सकता है। लेकिन एक चीज जो है क्लियर थी, ईरान जो है अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को धीरे धीरे जो है बढ़ाते जा रहा था। अब साल आता है 2015 का, अब जिसमें कि एक न्यूक्लियर डील साइन हुई थी, अब जिसे कहा गया था JCPOA यानी कि द जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। अब इसका गोल था कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंट्रोल करना। लेकिन 2018 में अमेरिका जो है इस डील से बाहर निकल गया और इसके बाद में सैंक्शंस, प्रेशर और टेंशन बढ़ते गए और इकोनॉमी जो है वो टूटने लगी थी। और ये वॉर जो है सिर्फ बॉम्ब तक सीमित नहीं रह गई थी, साइबर अटैक्स, सीक्रेट ऑपरेशंस, एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी चलने लगी थी और इनविजिबल वॉर भी शुरू हो गए थे। और ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट बढ़ाया और अमेरिका ने जो है प्रेशर और तेज कर दिया था और यही न्यूक्लियर टेंशन जो है आगे चल करके बन गया इस वॉर का सबसे बड़ा कारण और सिचुएशन और डेंजरस होती चली गई और मिडिल ईस्ट जो है एक टिकिंग बॉम्ब की तरह बन चुका था। अब 2025 में जो है इजराइल और ईरान के बीच में डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था और स्ट्राइक्स हुई थी, रिटेलिएशन हुआ था, मिसाइल्स और ड्रोन जो है दोनों तरफ के लोगों ने चलाए थे और वैसे भी रीजन जो है पहले से अनस्टेबल था। अब प्रॉक्सी वॉर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, हर जगह पर टेंशन और सैंक्शंस के साथ साथ में प्रोटेस्ट भी चल रहे थे। अब इसीलिए जो है ईरान पूरी तरीके से कमजोर होता चला गया था और अमेरिका और इजराइल ने जो है इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा और डिप्लोमेटिक बातचीत जो है पूरी तरीके से शुरू हो चुकी थी, लेकिन ये बातचीत जो है फेल हो गई थी। अब भरोसा पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। सिचुएशन एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गई थी अब जहां से जो है वापस लौटना बहुत मुश्किल था। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था और वो था वार का। अब 28 फरवरी 2026 को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चलाया जाता है और सिर्फ जो है 12 घंटों के अंदर में 900 से ज्यादा जो है एयर स्ट्राइक्स, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स, मिलिट्री बेसेस सब जो है टारगेट कर दिए जाते हैं और इस अटैक में जो है ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी जो है खत्म कर दिए जाते हैं। लेकिन ईरान ने तुरंत जो है जवाब दिया और हजारों मिसाइल जो है और ड्रोन्स को लॉन्च किए गए और इस वार का सबसे बड़ा नुकसान जो है आम लोगों को हुआ था और सैकड़ों लोग जो है यहाँ पर मारे गए और हजारों लोग जो है इंजर्ड भी हो गए थे और एक स्कूल भी जो है इस वार का पूरी तरीके से शिकार बन गया था। अब जहां पर जो है 160 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे और ये सिर्फ एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, ये जो है एक ह्यूमन ट्रेजेडी बन चुका था। अब इस वॉर का इफेक्ट जो है सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रह गया था, ऑयल प्राइसेस जो है शूट अप हो गए थे और इस ऑयल प्राइसेस के शूट अप होने का सबसे बड़ा रीजन जो था वो था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को जो है ग्लोबल मैप के जरिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं ये कहाँ पे रहा और कि इसका काम क्या रहता है। तो देखिए ये जो है ग्लोबल मैप है जिसमें कि आप इंडिया को देख सकते हो। इसके लेफ्ट साइड में जस्ट वेस्ट में जो है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है और जो कि अरब देशों से घिरा हुआ है। अब इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से जो है मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट जो है ऑयल का होता है, जो कि पूरे ग्लोबल लेवल का मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट होता है। अब जहाँ से बहुत सारे जहाज जो है आते और जाते हैं। अब ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है ना वो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान
और अरेबियन सी से जोड़ता है और ये ईरान और ओमान के बीच में लोकेटेड है। ये दुनिया का सबसे बिजी ऑयल ट्रांजिट चेक पॉइंट है और ग्लोबल ऑयल का लगभग जो है सप्लाई लगभग यहाँ पर 20% का हिस्सा इसी रूट से गुजरता है और इसी की चौड़ाई जो है बहुत ज्यादा कम है और सबसे पतले हिस्से में जो है लगभग इसका 33 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है। अब जिसमें कि शिपिंग लेन और भी पतली होती है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज पर कंट्रोल होने का मतलब होता है कि पूरी तरीके से ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर इफेक्ट होना और इसी वजह से ये एरिया जो है जियोपॉलिटिकल टेंशंस का सेंटर बना रहता है। अब स्पेशली ईरान और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में इस एरिया में जो है सिक्योरिटी कंसर्न भी यहाँ बहुत ज्यादा है और इसी एरिया में जो है यहाँ पर नेवल प्रेजेंस स्ट्रांग होती है। अब जिसमें कि यूएस नेवी और रीजनल फोर्सेज जो है एक्टिवली तैनात रहते हैं। अगर किसी भी वजह से ये स्ट्रेट जो है बंद हो जाता है तो पूरी दुनिया पर जो है ऑयल प्राइसेस तेजी से बढ़ने लग जाएंगे और जिसका सीधा असर जो है ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ता है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है बल्कि ग्लोबल एनर्जी लाइफलाइन है और इसकी स्टेबिलिटी जो है दुनिया की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अभी जो है रिसेंट में ये रास्ता जो है ऑलमोस्ट पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया था। अब ग्लोबल ट्रेड जो है डिस्टर्ब हो गया था। अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड किए हैं और वॉर की कॉस्ट जो है रैपिडली उसकी बढ़ने लग गई थी। अब पब्लिक सपोर्ट जो उनका था वो पूरी तरीके से गिरने लग गया था और फ्यूल प्राइसेस जो थे वो बढ़ने लग गए थे। इकोनॉमी पर भी जो है ये डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखाने लग गया था। ये वॉर जो था पूरी दुनिया को जो है अफेक्ट कर रहा था और महीनों तक जो है चलने के बाद में फाइनली इस पर जो है सीज फायर अनाउंस कर दिया गया। लेकिन टेंशन जो है अभी भी हाई है और शिपिंग रूट्स जो है अभी भी डिस्टर्ब है और नेगोशिएशन जो है वो अभी चल रही है और दोनों देशों में अपने आप को विनर बता रहे हैं। लेकिन ग्राउंड पर जो है रियलिटी कुछ और ही है और सिचुएशन जो है अभी भी अनस्टेबल है और कभी भी जो है किसी भी तरीके से वॉर फिर से भड़क सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 बन सकता है अगर चाइना या फिर रसिया जो है इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर ऑयल सप्लाई बंद हो गई, अगर इस वॉर को बाकी के और भी देश है उसको ज्वाइन कर लेते हैं तो ये वॉर जो है वॉर पूरी तरीके से ग्लोबल हो सकता है। लेकिन हर वॉर का जो है एक दूसरा रास्ता भी होता है। अब जिसको जो है हम लोग डिप्लोमेसी और पीस टॉक से जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब डिसीजन जो है दुनिया के लीडर्स के हाथों में है और वॉर या फिर पीस ये सब उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। अब हर वॉर में एक पैटर्न होता है अब जिसमें कि लीडर जो है स्ट्रेटेजी बनाते हैं और पॉलिटिशियन जो है जीत या फिर हार को देखते हैं। लेकिन ग्राउंड पर आम लोग जो है सिर्फ सफर करते हैं। अब ये अमेरिका और ईरान का वार जो है सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं रह गया बल्कि दुनिया के फ्यूचर को डिसाइड करने वाला है। अब सवाल जो है आपसे कि क्या ये वॉर जो है रुक सकता है या फिर ये हिस्ट्री फिर से रिपीट होने वाली है। अब डिसीजन जो है हम सबके फ्यूचर को पूरी तरीके से डिफाइन करने वाला होगा। तो दोस्तों आप जो है इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में क्या राय रखते हैं हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज इसको एक लाइक कर दीजिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।